चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक डिस्कस किए थे हम लोग? गुड आफ्टरनून पूनम। चलिए बताइए कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, क्या चल रहा था? अच्छा, 4 ग्राफ करना था, ओके। चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग 4 ग्राफ रूल। चार ग्राफ रूल। सबसे पहली कंडीशन हम ये कहेंगे, ये हमारा एप्लीकेबल कहाँ होता है? एप्लीकेबल ऑन DSDNA। ये ध्यान दीजिएगा, DSDNA मीन्स क्या होता है? स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसमें रूल फर्स्ट क्या है? अगर हम बात करें चार का रूल का है, तो इस रूल के अनुसार ये होता है कि प्यूरीन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडिन। ये ध्यान दीजिए, प्यूरीन जो होता है ये हमेशा इक्वल होता है किसके? पायरिमिडिन के। सपोज दैट अगर हम कहते हैं प्यूरीन 10 है, तो पायरिमिडिन कितना होगा? 10 ही होगा। ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि प्यूरीन में क्या होता है, तो आपको पता है, हमने कहा DSDNA के लिए, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा एडेनिन। दूसरा हम कहते हैं ग्वानिन। ये बात करते हैं कि यहाँ से क्या बाउंड होता है, आपको पता ही है, थायामीन। यहाँ से क्या होता है आप जानते हैं, साइटोसिन। ये आपको पता ही है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जितने आपके एडेनिन होंगे उतने ही आप तीन होंगे, ये ध्यान देंगे। फिर हम कह सकते हैं जितने ग्वानिन होंगे उतने ही आपके साइटोसिन होंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। हम कह सकते एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू द थायमिन एंड ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू द साइटोसिन। चारगाफ ने एक फार्मूला बनाया, वो क्या था? A+G इज इक्वल टू T+C। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल हम लोग देखते हैं इसके बाद। अब अगर हम आपसे पूछें, सपोज दैट इट may have adenine 20%, ध्यान दीजिए, then calculate the साइटोसिन परसेंटेज। ये हमने एक न्यूमेरिकल बताया, ये आपको नोट करा दिए, ये आप समझ गए होंगे
यहाँ क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन आपका चरगाफुल है, यह एप्लीकेबल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आप कह सकते हैं प्यूरिन जो होता है इक्वल होता है पायरिमिडीन के। तो अब हम कह सकते हैं प्यूरिन में होता है एडेनिन ग्वानिन, पायरिमिडीन में थायमिन साइटोसिन। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो हम कह सकते हैं एडेनिन ग्वानिन इज इक्वल टू थायमिन एंड साइटोसिन। वेरी गुड। शुभम का आंसर आया सी इज इक्वल टू 30%। सौरभ का भी आ गया, आस्था का आया 8%। अच्छा, और देखिए ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं कि ये आपको पता है कि अगर ये इज इक्वल टू अगर हम कह दें तो ये 100 ही होगा ना। परसेंट मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। अगर इस आउट ऑफ 100 की अगर हम बात करते हैं कि आपको दिया गया एडेनिन 20 है, इसका मतलब थायमिन कितना है, 20 ही है। ध्यान दीजिए, एडेनिन 20 है तो थायमिन भी 20 है, तो हमारे पास बचा कितना, 60। इसमें की साइज हो जाएगा 30 हो जाएगा, ग्वानिन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा 30। अगर आप यहां से नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं एडनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका हो गया साइटोसिन 30%। क्लियर हुआ सबको? सुबह आवाज आ रही क्लियर अब? आवाज आ रही है? क्यों, ये सबको क्लियर हो गया? लगता है शुभम डिस्कनेक्ट हो गए। यार तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम हो, कट रही है यार, क्या हो सकता है मेरे में प्रॉब्लम हो। अगर मेरे में, लेकिन मेरे में होगी तो सब लोग बताएंगे, सब में को आवाज डिस्टर्ब होगी। ये क्लियर हो गया सबको, चार गाफ रूल? हो सकता है यार मेरे में ही प्रॉब्लम, क्योंकि अब हम कुछ कह नहीं सकते सौरभ, बारिश यार जा ही नहीं रही है, अब क्या बताएं, 3 दिन 4 दिन हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि होने वाला क्या है। चलो, ये क्लियर हो गया। अब आइए रूल सेकंड पे चलते हैं हम लोग। जिसको डाउट हो भैया बता देना। अब हम लोग चलते हैं रूल सेकंड। ठीक है, अब हम कहते हैं रूल सेकंड जो होता है ये नॉर्मली बनाया गया है, चार ग्राफ का रूल नहीं है, लेकिन उसी को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रूल सेकंड क्या है। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा जो कंफ्यूज करता है आपको, अमाउंट ऑफ एडेनिन नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ग्वानिन। ये ध्यान दीजिएगा कि एडेनिन कभी भी ग्वानिन के इक्वल नहीं होगा। एंड अमाउंट ऑफ थायमीन नॉट इक्वल टू साइटोसिन। ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया रूल सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी नॉट इक्वल टू 1। लेकिन अब यहाँ पे एक होता है कि क्या यह कांस्टेंट होते हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ कहेंगे, बट
कांस्टेंट फॉर ए सेम स्पीसीज। इस चीज को भी ध्यान दीजिए, इक्वल तो नहीं होते हैं लेकिन हर स्पीसीज में इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब यार सौरभ तुम मजाक करोगे कि ये इक्वल हो जाए, 25% हो जाए, वो हो जाए, तो भाई वो कंडीशनल कंडीशन हर जगह होती है, ठीक है। एक्सेप्शन देखो हर जगह होता है, लेकिन हमने एक नॉर्मल बताया, अब कहोगे कि ये 25% तो हो जाएगा, तब तो अलग मैटर हो गया ना यार। ये हो गया इनका सेकेंड रूल। चलो, रूल सेकेंड ये है, देखो। हाँ, ये सेकेंड, सॉरी फर्स्ट लिखा गया। ये रूल सेकेंड है, जहां पे एडेनिन कभी भी ग्वानिन के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, और ग्वानिन भी क्या है, कभी इक्वल नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, प्यूरिन में हम चले आए, यहाँ पे साइटोसिन जो होता है कभी भी थायमिन के इक्वल नहीं होता। जब ये इक्वल नहीं है तो ये नहीं होगा। चलो, ओके। अब हम चलते हैं, एक लाइन दिया गया, आपने ध्यान दीजिए, आपकी एनसीईआरटी में, एक मिनट, एनसीईआरटी उसको भी देख लीजिए जरा। देखिए यहाँ पे दिया गया है पेज ना है, इस लाइन को समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पेज नंबर आपका है 99 का, फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन, ध्यान दीजिए। पेज नंबर 99, ठीक है। इस पे देखिए दिया गया है, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन दैट फ्रॉम आरएनए टू डीएनए सजेस्ट ए सिंपल नेम ऑफ द टू द प्रोसेस। ये आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, इसके पहले दिया गया एक नाम जो दिया गया सेंट्रल डोग्मा, इसे हम लोग समझेंगे सेंट्रल डोग्मा। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेंट्रल डोग्मा। अब ये होता क्या है, तो ये साइंटिस्ट जिसके द्वारा दिया गया था उनका नाम क्या था, फ्रांसिस क्रिक। ये महान पुरुष थे जिन्होंने ये दिया था। तो इसमें होता क्या है, ये आपका हो गया डीएनए, तो डीएनए से रिप्लिकेशन के द्वारा बनता है, डीएनए किसके द्वारा, रिप्लिकेशन। तो डीएनए अपनी डुप्लीकेट बना, कॉपी बना लेता है। फिर इस डीएनए से क्या होता है, आपका बनता है आरएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये हम डिटेल पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, इसी चैप्टर में। फिर होता है, यहाँ से आपका बनता है प्रोटीन, और इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ध्यान दीजिए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये यहां से इंफॉर्मेशन चल ओवरऑल कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। ये ध्यान दीजिएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, अगर हम डिफिनीशन नोट करें, एनसीईआरटी की लाइन दी गई है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम या ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए, आरएनए एंड फाइनली प्रोटीन known as central
डोगमा, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कर लीजिए। इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। ये हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से, डिटेल आगे पढ़ेंगे। हाँ, चारगाफ रूल में और कुछ नहीं है, ये आपका काम हो जाएगा। उससे डिटेल नहीं पढ़ना अच्छा है, तो आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे एक कंडीशन ये होती है, अच्छा ये नोट कर लिए तब हम बताते हैं। तो काम का है ना, लेकिन आपकी इच्छा तो आप नोट कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखना यार, इसमें क्या होता है कि जब हम कह सकते हैं कि ये डीएनए आरएनए से, अगर आप, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आरएनए से क्या बन जाए आपका, डीएनए का फॉर्मेशन हो, डीएनए का, तो इस प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान देना, यही आपका क्वेश्चन पूछा, लास्ट लाइन जो मैं कह रहा था, 99 पेज के फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन, फर्स्ट पैरा की लाइन अगर आप देखेंगे, वहां पे आपसे कौन सा दीजिए कि आरएनए से, मतलब यहां से आरएनए से जब फिर से डीएनए, तो इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। टाइम यहाँ पे यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो हम कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। हो गया। अब ये कहाँ पे होता है, तो ध्यान दीजिए, एग्जांपल होता है रेट्रोवायरस, ये इसका हो गया एग्जांपल जहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, सेंट्रल डोग्मा। हो गया।
डोगमा है यार, तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है, डोगमा नहीं है ये। अच्छा यहाँ, अरे यार ऊपर लिखा तो नहीं दिख रहा तुम्हें? हद हो गई तुम लोग यार। चलो लो, महान हो। डोगमा, अब सही हो गया भैया। चलो, अब देखो यार, वो भी छवि पूछ रही थी कि चारगाफ और होता है, जो आपसे ना तो कभी पूछा गया ना को करना है, जिसको याद करना वही याद करेगा। एडनीन प्लस थायमीन जो होता है ये ग्रेटर देन होता है ग्वानीन प्लस साइटोसिन से। तब इसे क्या कहते हैं? नोन एज ए टी टाइप डीएनए, डीएनए। और ये आपको पाया जाता है यूकैरियोटिक, या इसे कहते हैं यूकैरियोटिक डीएनए। ये कंडीशन ध्यान दीजिए। दूसरा कंडीशन इसी चार ग्राफ में कर सकते हैं, जी प्लस सी इज ग्रेटर देन प्लस टी। इसे कर सकते हैं, तो इसे जी सी टाइप डीएनए, टाइप डीएनए कभी ना पूछा गया है, आगे पता नहीं पूछा जाएगा नहीं, मुझे नहीं पता। प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए, इसके बाद चार ग्राफ रूल में कुछ नहीं बचता। ये भी दो कंडीशन नोट करें। अब एक चीज आपसे पूछा जाता है, हो गया ये? चलो आगे जाओ। अब एक चीज पूछा था, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी देख लो यार, एक दो बार पूछा गया है। ठीक है, सेंट्रल डोगमा के बाद अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। हम कर सकते हैं डी ए का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक, योटिक का आपको पता है कंडीशन क्या होती है, जी प्लस सी टाइप का होता है, यहाँ पे ए प्लस टी कम होता है, आप जानते ही हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट ये ज्यादा होता है यूरोटिक डीएनए, ये ध्यान ठीक है बस। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने बता दिया प्रोकैरियोट में जी प्लस सी ज्यादा होता है और यूकैरियोट में ए प्लस टी ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जी प्लस सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए प्रोकैरियोट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू यूकैरियोट। हो गया? जल्दी बोलो यार, हो गया हो फिर हम आगे चलें। एक चीज और देखा नहीं किया है। चलो देखो भैया, आपकी एनसीईआरटी में जो दिया गया वो क्या दिया गया, बी डीएनए, लेकिन आपसे कभी कभी डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए की बात की जाती है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, और उसमें से आप देखिएगा, एक ही जगह हम लोग नोट कर लेते हैं जो हमारे ये काम का दिया ही है। नहीं है। एक कॉलम हमारा बनेगा डीएनए, किस टाइप का डीएनए है। दूसरा कॉलम हेलिक्स की लेंथ का, कितनी लंबे हेलिक्स होती है उसमें।
तीसरा कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। चौथा कॉलम बनाएंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर, और लास्ट हमारा हो जाएगा डायामीटर। ये चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, कितने टाइप के हैं? ए बी सी डी एंड जेड टाइप होते हैं, मतलब 5 टाइप। तो 5 कॉलम बना लें हम लोग। एक, ये हो जाएगा 2, एक 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और 5। चलो आप लिखेंगे ने, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? हेलिक्स लेंथ है, लेंथ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बेस पेयर, ऑफ बेस पेयर बीपी। दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर, यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा डायामीटर। चलिए, तो पहला हमारा जो डीएन उसे कहते हैं, कौन सा यार? ए डीएनए। पहला हमारा है ए डीएनए। इसका डिटेल नहीं पढ़ा। डीएनए, यहाँ पे जो लेंथ की हेलिक्स होती है कितनी होती है? 29 एंगस्ट्रॉम। दूसरा, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं? 11 पेयर। दूसरा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है दो बेस पेयर का? 2.56 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना होता है? 23 एंगस्ट्रॉम। डिटेल नहीं पढ़ना, बस आपको ये जान लेना है कि कभी इस तरह पूछ दिया जाए तो आप जानते हैं। दूसरा, डीएनए हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। हेलिक्स लेंथ कितनी होती है आप जानते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम, या हम लोग पढ़े थे 3.4 नैनोमीटर, वो हम जानते ही हैं। बेस पेयर कितना होता है? 10 पेयर। यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। फिर हम बात करते हैं डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ये सब लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सी डीएनए। ये देखिए इंपॉर्टेंट है सी डीएनए। ए आप नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बी सी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी आपको आगे पढ़ना है कम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसमें क्या होता है? हेलिक्स लेंथ 31 एंगस्ट्रॉम। बेस पेयर संख्या कितनी है? 9.33। ये होते हैं पेयर आपके बेस पेयर, 9.33। अब यहाँ पे आते हैं, इनका डिस्टेंस कितना होता है? 3.32 एंगस्ट्रॉम। और इनका वो कितना है? डायमीटर 19 एंगस्ट्रॉम। ये सी डीएनए पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डी डीएनए, आपकी मर्जी पढ़ें ना पढ़ें। डी डीएनए ये भी ए की तरह है, कोई जरूरी नहीं है। इसमें कितना होता है? 24 एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं भी आर 24.24 कहीं मिल जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या होता है? 8 पेयर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 3.03 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ कितना होता है? 19 एंगस्ट्रॉम। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट जेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड डीएनए। तो आपको ध्यान कौन कौन से देना है? एक तो बी डीएनए याद कर लेना है, एक सी डीएनए, और एक ये जेड डीएनए। बाकी दो छोड़ देंगे कोई बात नहीं। इसका कितना होता है? 45.6 एंगस्ट्रॉम। यहाँ कितना होता है? 12 बेस पेयर। ये कितना हो जाएगा? 3.75 एंगस्ट्रॉम।
18.4 एंगस्ट्रॉम। जेड डीएनए क्या कहते हैं? जिग जैग डीएनए। जिग जैग डीएनए। सी को क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री डीएनए। ये दो आपको पढ़ने हैं, कंप्लीमेंट्री डीएनए। नहीं पढ़ना तो सी है, ये नहीं पढ़ना है। सी डीएनए का आगे यूज होगा, बायोटेक्नोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे सी डीएनए का यूज होगा। इतना आप ध्यान देंगे यहाँ पे डीएनए की केस में। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये तीन जरूर याद कर लेना यार, एक दो और ये बाकी आपकी मर्जी। पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस होता है मलयालम, दोनों तरफ से पढ़ने, उसे कहते हैं पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक होता है आपका मलयालम। चलिए हो गया ये पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस, देख लो ये थोड़ा सा, ये आपका हो गया। अगर हम बात करें 3' ये 5' ये हो गया 5' ये हो गया 3'। यहाँ पे पाया जा रहा है सी सी जी जी, और हम कह सकते हैं क्या हो गया टी ए। फिर हम चलते हैं और आगे चले आते हैं, सी सी जी जी, ये कंडीशन हो गया। अब इसका अगर हम पैलिंड्रोम देखें, ये हो गया 5, ये हो गया 3'। यहाँ पे जी का आपको पता है, सी सी जी जी टी ए सी सी जी। आप इधर से रीड करिए 3', चाहे इधर से रीड करिए, सीक्वेंस सेम है। ये 5' रीड करिए या इस 5' से रीड करिए, ये सीक्वेंस सेम है। इसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल। जो आपकी एनसीईआरटी में एक शब्द दिया वहां पे मलयालम, मलयालम। अब इसे चाहे इधर से पढ़िए, दोनों तरफ से एक ही चीज आएगा, मलयालम मलयालम। हो गया, आगे चला जाए। चाहे तो इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं पैलिंड्रोनिक की। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस आर सेम on the both end of polynucleotide chain, polynucleotide chain।
हो गया सबका? अच्छा ठीक है, नोट करो और हम फैन ऑन कर लें, गर्मी लग रही है। एक मिनट। पूनम, अरे शुभम का हो जाने दो पूनम, शुभम कभी नहीं हुआ है। चलो अब यार नेक्स्ट, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अरे यार बताना चाहिए, मोहित राज नहीं हुआ। मलयालम यार, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नेम, ये मलयालम, ये उसमें पढ़ोगे यार, बायोटेक में डिटेल पढ़ोगे। ठीक है, इस मत पढ़ो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये बायोटेक में पढ़ेंगे हम लोग, वहीं पे इसका यूज होगा और वहीं इसको पढ़ेंगे। बस ये जानते रहो, दोनों तरफ से एक ही। और जैसे यहाँ पे आप देखो एक वर्ड दिया है, वहाँ बायोटेक में आप चैप्टर में दिया है मलयालम। अब इधर से पढ़ो मलयालम, चाहे इधर से पढ़ो, सेम कंजुगे वो है चलो भैया अगला देखो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, अगली नहीं डालो यार। इसको समझ लो, फिर पैकेजिंग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये हम बात करेंगे कि जो डीएनए की साइज आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत पूछा जाता है, डीएनए की साइज कितनी, पहले ये जानो। साइज ये आपका है 2.2 मीटर, मतलब हम कह सकते हैं आपसे लंबा, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 3.5 फीट होता है। अब आप सोच सकते हैं कितना लंबा होता है ये। ठीक है, दूसरी चीज आप जानते हैं कि डीएनए का नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक मॉलिक्यूल होता है। एसिडिक मॉलिक्यूल, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि आपको पहले हमने बताया था, फास्फोरिक एसिड के कारण ये एसिडिक। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा कि ये सपोज दैट हमारा डीएनए, ये हमारा क्या है, डीएनए।
अब डीएनए क्या करता है कि यह प्रोटीन के चारों तरफ प्रोटीन के राउंड करता, सपोज दैट ये प्रोटीन है, तो इस पे ये क्या करता है, इस तरह से कॉयल, उसी को कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो एक तो हो गया डीएनए रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। दूसरा हमारा क्या रिक्वायरमेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ये ध्यान देना। अब हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, इसका नेचर कैसा होगा, तो आप कह सकते हैं ये बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, तो मत देता है एसिडिक नेचर। अब ये जो आपके होते हैं, क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ये नॉर्मली दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आपका आप कह सकते हैं लाइसीन, क्या होता है, लाइसीन। अरे यार, लाइसीन। दूसरा क्या होता है आपका, आर्जिनिन। अब आपको पता है कि प्रोटीन क्या होता है, चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये आप जानते हैं। तो लाइसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। आर्जिनिन क्या है, दूसरा अमीनो एसिड है, ये ध्यान। अब हम अगर बात करें लाइसिन में क्या क्या होता है, यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। एक आपका होता है H1 प्रोटीन, दूसरा क्या होता है H2A, फिर आपका होता है H2B। तीन यहाँ पे होते हैं लाइसिन में। यहाँ पे आपके दो होते हैं, H3 और H4। तो टोटल कितने हो गए, 5 टाइप्स के हो गए, जिसमें तीन आपके लाइसिन है, दो आपके आर्जिनिन। ये क्लियर हो गया। बोले, अगर ये तीन प्रोटीन को लाइसिन क्यों कहा, क्योंकि इन तीनों में लाइसिन मैक्सिमम है, तो आप कह सकते हैं ये आपको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में लाइसिन मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है। ये क्या है आपका, ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसमें मैक्सिमम क्या है, आर्जिनिन। ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितने हो गए, 5। तो अब हमारा जो ये हिस्टोन प्रोटीन बनता है, समझिएगा कि हमारा अभी जो हिस्टोन प्रोटीन बनता है, इस हिस्टोन में यही आपके यूज होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार। तो चार ये होते हैं, प्लस आगे दो लगा, तो मतलब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल मिल करके आपके बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसीलिए इस हिस्टोन प्रोटीन को क्या कहते हैं, ऑक्टामर कहते हैं। जैसे अगर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका हो गया ऑक्टामर। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, तो आप कह सकते हैं ये कंडीशन आपकी हो जाएगी, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात और, ठीक है। तो ये देखिए हमने लिख दिया कि ये आप क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल इसके, दो इसके, दो इसके, दो इसके, ये मिल करके आपको बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसे क्या कहते हैं, ऑक्टामर प्रोटीन। पहले इतना ध्यान दीजिए। इसी का एक नाम और होता है, लिख लीजिए क्या नाम है, कोर पार्टिकल भी कहते हैं, कोर पार्टिकल। हेलो।
नमस्कार समूह, हम क्लास में खाली होकर फोन करते हैं। हाँ, 4 बजे खाली होकर कॉल करते हैं। ठीक है। देखिए शुभम करें, फिर से ध्यान दो शुभम। हमने क्या कहा कि हिस्टोन प्रोटीन दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप ऐसा होता है इसमें आर्जिनिन अमीनो एसिड मैक्सिमम होता है। ये अमीनो एसिड क्या है? आर्जिनिन, ये मैक्सिमम होता है एक ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में क्या होता है? लाइसिन मैक्सिमम होता है, इसलिए इसका देखो लिखा हूं मैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इसमें जब लाइसिन मैक्सिमम है तो ये कितने टाइप्स के हैं? तो एक, दो, तीन टाइप ये हैं, दो की ये। टोटल कितने तरह के प्रोटीन हो? 5 टाइप के। समझो, इस 5 में से क्या है कि 4 टाइप के दो दो मॉलिक्यूल मिल करके एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं ऑक्टोमर प्रोटीन। क्लियर हुआ शुभम? बोलो क्लियर हुआ या फिर से बताएं? हो गया क्लियर? चलो, तो अब हम ये कह सकते हैं हमारे ऑक्टोमर बन गया। कैसे बना ये आप देख रहे हैं। हमारे पास एक ये बचा है H1। ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से आगे, चलो इसके आगे चलते हैं। तो अब कह दें कि ये हमारा हो गया डीएनए। समझो, ये हो गया। और हम लोगों ने बात किया कि हमारे पास ये हो गया प्रोटीन ऑक्टोमर। ये एक प्रोटीन ऑक्टोमर है, ये दो प्रोटीन ऑक्टोमर है, ये हम कहते हैं सपोज दैट तीसरा प्रोटीन ऑक्टोमर है। अब यहाँ पे अंदर हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, 8 होते हैं यहाँ पे। ठीक? जैसे अगर हम चाहें तो बना भी लें। ये 8 हो गए। ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो हमारा डीएनए है यह इसके अराउंड कॉयल करता है। कैसे कॉयल करेगा? देखिए ये आएगा, अगर हम बात करें, ये ये कॉइलिंग करेगा इसके चारों तरफ। फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये फिर कॉइलिंग करेगा। ये ये कॉइल करता हुआ फिर यहाँ से ये आएगा। फिर इसके चारों तरफ कॉइल करेगा। ये देखो, फिर ये कंडीशन आएगा। ये कॉइलिंग करेगा। ये देखो, ये कॉइलिंग होगा। इतना सब क्लियर हुआ? नहीं हुआ बताऊं, फिर से बताएं। क्लियर हुआ यार? देखो ये क्या हो गया, डीएनए। और ये क्या हो गया, आप स्टोन प्रोटीन। एक है ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह से कंटिन्यू बनता रहता है। इतना क्लियर हुआ सबको? कहाँ चले गए यार तू लोग?
यार तुम लोग कहाँ चले गए? शुभम, सौरभ, किशन, आस्था, छवि, सृष्टि, पूनम, कहाँ गए जी सब लोग? अच्छा चलो ठीक है सौरभ। अब ध्यान देना, ये हिस्टोन प्रोटीन प्लस ये डीएनए जो कॉइलिंग कर रहा है, तो ये एक आपका हो गया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ध्यान देना, ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोसोम। उसी तरह ये आपके जितना लंबा चलता रहे ये न्यूक्लियोसोम होता रहेगा। अब आपके पास बचा H1 प्रोटीन। ये देखिए H1 प्रोटीन क्या होता है, ये आपके यहाँ पे बाउंड करते हैं, ये जो कॉइलिंग होती है, ये जो कॉइलिंग होती है यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है, ये एक राउंड हो गया, इस राउंड पे ये कॉइलिंग शो किया है आपका इस तरह से, ये, और यहाँ पे ये शो किया है ये, इस तरह से कंडीशन आप देखिए आपके एनसीईआरटी में शो किया है। ये जो शो किया है ये आपका क्या है, H1, ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे क्या कहते हैं, इसका नाम देखिए लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लिंकर डीएनए। अब हम कह सकते हैं कि लिंकर डीएनए पे क्या प्रेजेंट होता है, H1 प्रोटीन। ये देखिए, यहाँ भी लिंकर डीएनए ये होगा, यहाँ भी ये होगा, इस तरह से आपके ये प्रेजेंट होते हैं लिंकर डीएनए पे H1 प्रोटीन। हो गया इतना? हो गया यार, जल्दी बोलो। ओके, अब देखो ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरे न्यूक्लियोसोम, ये आपका हो गया तीसरा न्यूक्लियोसोम। जब न्यूक्लियोसोम की संख्या 6 होती है, 6 न्यूक्लियोसोम को मिला देते हैं तो एक मॉडल बनता है। उस मॉडल को क्या कहते हैं, सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। ये भी नोट कर लीजिए, 6 न्यूक्लियोसोम को एक साथ रखने के बाद सोलेनॉइड का फॉर्मेशन होता है। एक तो ये ध्यान दीजिएगा, सोलेनॉइड का फॉर्मेशन कब होता है, 6 न्यूक्लियोसोम को एक साथ अगर रखा जाए उसे कहते हैं एक सोलेनॉइड। और ये टोटल स्ट्रक्चर जो कहलाता है इसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्या कहेंगे, क्रोमैटिन। अब हम देखो कह कैसे सकते हैं, हम कह सकते हैं यहां से, चलो देखो, डीएनए प्लस हिस्टोन, इससे क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम, और 6 न्यूक्लियोसोम जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोलेनॉइड।
और यह सोलेनॉइड जो होते हैं, इन सबको एक साथ अगर रख दिया जाए तो बन जाता है क्रोमैटिन। ये ध्यान देना। अब हम लोग बनाएंगे इस क्रोमैटिन से क्रोमोसोम। कैसे बनता है ये अब हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग के पास क्रोमैटिन तक बन गया है। अब किसी कुछ डाउट हो इसमें बताना। और कुछ यहाँ से पॉइंट्स हैं वो हम लोग नोट करेंगे। पहले क्रोमैटिन तक सबको क्लियर हो गया? बोलो ये खत्म हो गया, बहुत इजी है, कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा हो रहा है। देखो हमने लिख दिया, ये जो जितनी चीजें लिखा था हमने लिख दिया। डीएनए प्लस हिस्टोन, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसोम। और 6 न्यूक्लियोसोम को एक कहते हैं सोलेनॉइड, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। और फिर इसी थ्रेड को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। तो अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जितना भी लंबा होगा वो कहलाएगा क्रोमैटिन। हो गया क्लियर सबको? नोट कीजिए। बोलो यार क्लियर हुआ? चलो, अब एक चीज ध्यान देना, आपके एनसीईआरटी में एक चीज दिया गया है, इस चीज को समझो। ये देता है कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर हैं। इस 200 बेस पेयर को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है? आपके 140 बेस पेयर न्यूक्लियोसोम में है, प्लस 60 बेस पेयर आपके जो हैं किसमें है? लिंकर में। तो टोटल ये आपका दिया है 200 बेस पेयर। ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये आपका जो एक न्यूक्लियोसोम की बात है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 200 बेस पेयर। ये 200 बेस पेयर का मतलब क्या है कि 140 जो है बेस पेयर, ये कहाँ पे है? ये आपके जो हिस्टोन प्रोटीन वाले हैं। और 60 कहाँ पे है? लिंकर पे है। टोटल 200 बेस पेयर ये दिया है। इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब एक चीज और पूछा था, क्वाइलिंग कितनी होती है? तो क्वाइलिंग देख लीजिए। क्वाइलिंग इसकी होती है एक उस पे 3.4, मतलब एक पूरा क्वाइल्ड होगा, दूसरा 3/4 क्वाइल्ड होगा। दूसरा क्वाइल पूरा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वन, एक क्या कहते हैं इसको यार, तो कैसे पढ़ेंगे? एक पूरा राउंड हो गया और दूसरे राउंड का 3/4, इसको क्या पढ़ेंगे? 1/3/4, 1:3 to 4, 3/4। मतलब कर सकते हैं कि 175%। अच्छा, 7/4। बहुत अच्छा यार। 7/4% क्वालिंग नहीं, एक क्वाइल पूरा होता भैया। 75% क्वाइल करता है, वो 3/4 मतलब दूसरे का 75% होता है। ये भी ध्यान देना यार। हो गया ये? चलो अब हमारे पास रब करें ये। चलो ठीक है, आस्था 7/4 पढ़ लो ना, हम काम मना कर रहे हैं। जैसे इच्छा वैसे पढ़ लो। हो गया सबका, आगे चला। तो यार
बोलो थोड़ा सा और बचा है, पैकेजिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन रीडिंग जाके लगा लेना आज सब लोग, नहीं लगाओगे तो फिर लोग नहीं बोले, वो नेट खुद ही काम कर, जबकि आज नेट स्पीड ठीक है, फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा है। मुझको लगता है जूम आज डिस्टर्ब कर रहा है, कभी जूम कभी नेट। चलो कोई नहीं, कुछ दिन की और बात है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अरे बात कर रहे हैं जी, पहले आगे तो बढ़ो, तब तो बात करेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इंतजार तो करो, अभी क्रोमोसोम बना कहाँ। अभी तो हम कहाँ तक पहुंचे हैं, क्रोमैटिन तक पहुंचे हैं ना, जब क्रोमोसोम बनेगा तब तो आएगा नॉन हिस्टोन। देखो, अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, क्रोमैटिन, ये हो गया था। तो अब हम कहते हैं सपोज दैट ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोन प्रोटीन, ये दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, ये तीसरा हिस्टोन प्रोटीन, ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन। और हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि ये हमारा हो गया डीएनए। ये हमारा क्या बन गया, क्रोमैटिन, ये बन गया। अब हम लोग को इससे क्या बनाना है, क्रोमोसोम बनाना है। चलो अब हम क्रोमोसोम पे चलते हैं। ये हमारा हो गया क्रोमोसोम, ध्यान दें। अब इस क्रोमोसोम में हम अगर बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है क्या चीज, जो आज तक कर रही है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये देखो, थोड़ा सा मोटा ले लिया जाए तो मजा आएगा। चलो पता नहीं, बाद में ट्राई करेंगे। ये हमारा हो गया हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देख लेना भैया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गया, या कह सकते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्रोमोसोमल प्रोटीन, और इसी क्या कहते हैं, NHC। ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, ध्यान देना। अब थोड़ा सा समझना, तुम्हारे एनसीईआरटी हम बाहर जा रहे हैं अब, कि यहाँ पे एक और आपका पड़ा होता है, जैसे आप रोलर जानते हैं, ये कंडीशन, कलर चेंज कर दें यार, क्या हो। तो हम लोग ये
चलो यार आगे चलते हैं। ये आज कभी नेट पर जूम, आज जूम हैंग कर जा। आओ यार, हम लोग बात कर रहे थे, जल्दी जल्दी आओ। हम लोग क्या बात किए थे? ये हमारा हो गया ही। और इस स्टोन के ऊपर क्या कॉइल था हमारा? डीएन। ये हो गया। ठीक है। फिर हम लोग बात किए थे, के पास क्या था? क्रोमोसोम मान लेते हैं हम। और इसके अंदर हमारा क्या था ये, तो आपको बताया, अंदर हमारा था नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये कंडीशन। ये नॉन क्रोमोसोम, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब देखो, हम लोग यहाँ बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं? NHC। अब देखो यार, ये आपका बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा एक चीज और होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे? न्यूक्लियो प्लाज्मिन प्रोटीन देते हैं। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका कोई रोल नहीं है इस प्रोटीन का। ये क्या है? न्यूक्लियो प्लाज्मिन प्रोटीन। अब देखो होता क्या है, यह जो आपका था, क्या था ये? क्रोमैटिन। यह क्रोमैटिन इसके साथ यहाँ पे कॉयल करता है। कॉइलिंग करेगा, कैसे कॉइलिंग करेगा? और ये कॉयल करके उसी कॉयल फॉर्म में निकलता है, जो लीनियर था वो इस तरह से निकलता रहेगा। ये देखिए। ये, और इसके ऊपर क्या था जो आपका प्रेजेंट था? हिस्टोन। ये आपका हिस्टोन रहेगा। ठीक है। अब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट आप कह सकते हैं इस नॉन हिस्टोन के ऊपर ये आपका जो था क्रोमैटिन, ये आकर के हैंग कर जाता है। बस कलर चेंज कर दें यार, दिख नहीं रहा है। ये क्या होता है, आकर के इसके ऊपर बस हैंग कर जाता है, और कोई कंडीशन नहीं होती। ये हैंग कर जाता है। ठीक है। ये जब इसके ऊपर हैंग कर जाता है तो ये आपका बन गया क्रोमोसोम। क्लियर हो गया सबको कि क्रोमोसोम क्या है? ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है, इसका काम सिर्फ ये होता है कि क्रोमैटिन को क्वाइल कर देना। ये है क्रोमैटिन, इसको इस तरह से क्वाइलिंग कर देना बस। यही पूरा हमारा कहलाता है डीएनए पैकेजिंग। हो गया।
हो गया, नोट कर लिया आप लोग? रिप्लाई करो यार, हुआ क्या? ओके, पूनम का हो गया। और किसी का? अब हम ये कह सकते हैं क्रोमोसोम में क्या क्या होता है। एक तो आपको पता है, क्रोमैटिन होता है। दूसरा क्या होता है? NHC। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है आपका क्रोमोसोम। आगे चला जाए, पूनम भारद्वाज। बोलो जी, आगे चला जाए। चलो, ओके। अब थोड़ा सा नियम लिख लो तो कंफ्यूजन ना हो, ताकि हम लिख देते हैं कि क्रोमैटिन और क्रोमैटिड में क्या अंतर है। लिख लो 2 लाइन यार। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जिसको पता है कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता नोट कर ले। अकर थ्रू, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं करोगे तो आगे क्लियर नहीं होगा। थ्रू द सेल लाइफ साइकिल, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड is created only when cell undergoes cell undergoes mitosis or meiosis, or meiosis. Chromatin divided into chromatin divided into euchromatin, chromatin ब्रैकेट में एक्सपैंडेड एंड हेट्रोक्रोमैटिन ब्रैकेट में कंडेंस्ड, कंडेंस्ड। अब एक पॉइंट और लिखेंगे, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड में भी सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये भैया नोट कर लो। क्रोमैटिन और क्रोमैटिड में क्या डिफरेंस है, समझ गए? ठीक नहीं हो तो बताओ, मैं इसको एक्सप्लेन कर। अब इसी के साथ एक चीज और लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमाइटिन एंड हेट्रोक्रोमाइटिन। आपकी एनसीईआरटी में दिया है, अच्छा एक्सप्लेन कर दें। देखो यार, ये बताया गया क्रोमाइटिन अकर थ्रू द सेल लाइफ साइकिल, हर समय सेल में होता है, किस फॉर्म में होता है,
क्रोमैटिड डिवाइड जाने लगता है, आप जानते हैं कंडेंस हो करके ये क्या बना देता है, क्रोमैटिड बन गया ये देखिए। उसके पहले जब तक ये इसके अंदर था तब तक ये क्या था, क्रोमैटिन था। फिर करा क्रोमैटिन डिवाइडेड इनटू यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन कैसा होता है, एक्सपैंडेड होता है। हेट्रोक्रोमैटिन कैसा होता है, कंडेंस्ड। मतलब हेट्रोक्रोमैटिन छोटा होता है, यूक्रोमैटिन बड़ा होता है। अब दोनों में हम अंतर यहाँ देखें, ठीक है। क्रोमैटिड ये आप जानते हैं मे बी सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आया मोहित? मोहित क्लियर हुआ? जैसे अगर हम ये सेल कह दें, ये सेल है, अब इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये पड़ा हुआ तो ये क्रोमैटिन है। लेकिन जैसे ही डिवीजन होगा ये जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसे कह दोगे ये हो गया क्रोमैटिड है। क्लियर हुआ मोहित? चलो अब चलो एक तरफ रीडिंग डाल लो। हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन क्योंकि इसमें अंतर पूछा जाता है। दूसरी तरफ लिख लो यू क्रोमैटिन, ज्यादा नहीं, 2-3 अंतर है। यू क्रोमैटिन। देखो ये जो होते हैं डार्क स्टेन होते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। डार्क स्टेन, स्टेनिंग जानते हो, कलर करना। जब कलर करते हैं तो इनका रंग गाढ़ा होता है। ये कैसे होते हैं, लाइट स्टेनिंग। ये होते हैं आपके लाइट स्टेनिंग। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोज क्वाइलिंग। इसीलिए छोटे होते हैं। कंडेंस मतलब क्या है, क्लोज क्वाइलिंग। ठीक है, ये क्या होते हैं, लूज क्वाइलिंग। इसीलिए वहां पे कह रहे थे वो कंडेंस होते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं। जब लूज क्वाइलिंग होगी तो एक्सपैंड होगा। नेक्स्ट, ये जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं। जेनेटिकली इनएक्टिव मतलब ये ट्रांसफर नहीं करते हैं जेनेटिक करेक्टर को। ये क्या होते हैं, जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट होता है। मतलब ये यूक्रोमैटिन प्रोटीन बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, अभी हम बताए थे सेंट्रल डोग्मा में। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन प्रोटीन नहीं बनाते हैं, अभी हम लोग देखे थे सेंट्रल डोग्मा। ये नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये आप रीडिंग लगा लीजिएगा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नई रीडिंग लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। बहुत लंबा चैप्टर है। डन, ओके, फिर क्लास को ऑफ करें। ओके मोहित, तो ऑफ करें फिर। रीडिंग लगा लेना पैकेजिंग की। ओके, कल हम लोग पढ़ेंगे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल।